गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है में पुनः एक बार स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ा कल हमने? संगम काल, संगम साहित्य। हम देखते हैं कि पहली शताब्दी से क्या हो गया। आप अपना वीडियो चालू कर लो, हम तो दिख रहे हैं, बाकी सब लोग बताए जरा। ठीक, आप अपने इसको उसको चालू कर लो, वीडियो का भी बटन होगा उसको भी चालू कर लो। ठीक, तो संगम काल 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के बीच संगम काल। 3 संगम और पांड्य शासकों के संरक्षण, पांड्य शासकों के संरक्षण। और क्या उद्देश्य था? तमिल साहित्य का संकलन, तमिल साहित्य का संकलन। 3 संगम, पहला मदुरै, दूसरा कपाटपुरम और तीसरा उत्तरी मदुरै। क्लियर एकदम? और तीनों के तीनों किसके शासन काल में? पांड्य शासकों के संरक्षण में। शासनकाल तो 3 थे, 3 वंशों की जानकारी मिलती है, चोल और पांड्य। 3 वंशों की जानकारी मिलती है, लेकिन इनको संरक्षण किसने दिया? पांड्य शासकों ने दिया था। पहली जो सभा हुई थी कहां पर? मदुरै में, और उसकी अध्यक्षता की थी ऋषि अगस्त द्वारा की गई थी। बहुत अधिक रचनाओं का संकलन इसमें हुआ था, लेकिन आज तक कोई बुक इसकी उपलब्ध नहीं। द्वितीय जो सभा हुई थी उसमें ऋषि अगस्त और तोलकापियर ये अध्यक्षता की थी। और इस सभा की एक महत्वपूर्ण बुक है तोलकापियर। ठीक है, और ये तमिल व्याकरण ग्रंथ। तीसरी सभा जो हुई थी उत्तरी मदुरै में, और इसकी अध्यक्षता नक्कीरर ने की। किसने की थी? नक्कीरर। और इसमें महत्वपूर्ण ग्रंथ शिलप्पादिकारम, 3 महाकाव्य, उसमें शिलप्पादिकारम सबसे महत्वपूर्ण है। इलंगो आदिगल की रचना। फिर है नक्कीरर की एक मणिमेखले। किसने लिखा है मणिमेखले? शीतले सतनाथ। ठीक, सही बोला, शीतले सतनाथ, मणिमेखले। कौन है इसका? पात्र का नाम कुछ पढ़ा क्या अपन? पात्र का नाम पढ़ा? कौन थे? मणि। ठीक, इसी प्रकार एक और बुक थी उसकी, तीसरी बुक, तीसरा महाकाव्य कौन सा? जीवक चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि, जीवक चिंतामणि। अब कौन है इसके रचनाकार? ठीक, 3 वंश अपन ने पढ़े। तो सबसे पहला है चोल और पांड्य। चेर वंश का चिन्ह, चेर वंश का धनुष। लाल चेर किसे कहते हैं? लाल चेर। हाँ, क्या नाम था उसका, आप बताएं। सेन गुट्टुवन। और अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक सेयू। एक चेर शासक था जिसने गन्ने की खेती शुरू की थी दक्षिण भारत में, आदिगमन, जिसने गन्ने की खेती दक्षिण भारत में प्रारंभ की थी। राजधानी क्या थी इनकी? मरंदी। चेरों की राजधानी मरंदी। ठीक, शेन गुट्टुवन का दूसरा नाम क्या है? शेन गुट्टुवन दूसरा नाम, जिसे लाल चेर, भला चेर, ये तो पढ़ा अपन, इसे कहा जाता है, उसका दूसरा नाम था धर्मपरायण गुट्टुवन। धर्मपरायण गुट्टुवन। क्या किया था? नेडुल जेरल, क्या उपाधि थी इसकी? नेडुल जेरल।
महत्वपूर्ण घटना पड़ी थी। इसने क्या किया था? हिमालय पर अपना अधिकार किया था, अपना राज चिन्ह धनुष अंकित किया था और एक उपाधि धारण की थी, अधिराज की। अधिराज। हाँ देखो, नेडुल जेरल इसकी एक उपाधि थी अधिराज और दूसरी थी इमय वरम्बन। इमय वरम्बन, दो उपाधियां थी। तो समस्त उत्तर भारत पर अधिकार करने पर तो इमय वरम्बन, लेकिन यवन व्यापारियों को उसने बंदी बना लिया था, उसके ऊपर विजय प्राप्त की थी और उसने अधिराज की उपाधि धारण की थी। देखो दो उपाधियां लिखी होती उसकी। राज चिन्ह क्या पढ़ा अपन ने? धनुष। और उसी प्रकार चोल, इनकी राजधानी थी उरैयूर। दो तीन राजधानियां रही है, लेकिन प्रारंभिक राजधानी उरैयूर और उसके बाद में तंजावुर, और तीसरी राजधानी बनाएंगे वो पुहार। तीसरी राजधानी कौन सी रहेगी? पुहार। पुहार का इसलिए प्रसिद्ध, उस समय का महत्वपूर्ण बंदरगाह रहेगा, चोलकालीन सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह। और उरैयूर का के लिए प्रसिद्ध था? कपास की खेती। इनका प्रतीक चिन्ह क्या? बाघ। प्रतीक चिन्ह बाघ। संपूर्ण संगम काल का सबसे महत्वपूर्ण शासक, संगम काल का, सिर्फ चोल वंश का नहीं, संगम काल का सबसे महत्वपूर्ण शासक करिकाल। बहुत ही शानदार। कौन था? करिकाल। किसकी आवाज थी ये? किसने जवाब दिया? दीपमाला जी, दीपमालिका जी, बहुत बढ़िया। तो प्रसिद्ध शासक करिकाल, 150 ईस्वी के लगभग इन्होंने शासन किया। 7 स्वरों का ज्ञाता था और वैदिक धर्म का अनुयायी था। वैदिक धर्म का अनुयायी, 7 स्वरों का ज्ञाता। करिकाल का शाब्दिक अर्थ क्या बताया? जले हुए पैर वाला। करिकाल जले हुए पैर वाला। पांड्य वंश, इनकी राजधानी मदुरै। पांड्य वंश की राजधानी मदुरै और इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? मछली। कार्प, मछली। प्रसिद्ध शासक कौन था? नेडुजेलियन। नेडुजेलियन। और इसने क्या किया था? अंतिम चेर शासक सेइयो को पराजित कर चेर वंश का जो साम्राज्य था उसके ऊपर अपना अधिकार कर लिया था। कवियों का संरक्षक था और इसके रोम से व्यापारिक संबंध थे। कौन था उस समय रोम का शासक? अगस्टस। अगस्टस को इसने अपना संदेश भेजा था, रोम साम्राज्य में व्यापार के लिए अपना संदेश भिजवाया था। मेगास्थनीज ने पांड्य प्रदेश को क्या नाम दिया? माबर देश। माबर का अर्थ क्या होता है? मोतियों का देश। मोतियों का देश। और नेडियो ने एक शासक था जिसने सर्वप्रथम समुद्र की पूजा प्रारंभ की थी। नेडियो ने समुद्र पूजा प्रारंभ की थी। इसके बाद अपन ने संगमकालीन व्यापार पढ़ा। तो व्यापार, वाणिज्य की व्यवस्था अच्छी थी, रोम के साथ व्यापार होता था। रोम के साथ व्यापार होने का प्रूफ कहाँ मिला था? अरिकमेंडू। क्या मतलब है अरिकमेंडू? पांडिचेरी। पांडुचेरी। रोमन सिक्के मिले। उस समय के प्रमुख बंदरगाह बताएं विजय। प्रमुख बंदरगाह सर, एक तो ये है पांडिचेरी वाला। हाँ, अरिकमेंडू। अरिकमेंडू। हाँ। और पुहार। पुहार, अरिकमेंडू, शालियूर, मुशीरी। ये देखो मुशीरी लिखवा है कि मैंने कल लिखवा है मुशीरी। ठीक है, हाँ ठीक। अब हम पढ़ेंगे आज जो हमें पढ़ना है, संगमकालीन प्रमुख नगर। संगमकालीन प्रमुख नगर। प्रमुख नगर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पुहार।
पुहार, क्या लिखेंगे भाई? पुहार के विषय में क्या लिखेंगे? चोलकालीन बंदरगाह। इसे हम लिखेंगे संगमकालीन प्रमुख नगर, संगमकालीन प्रमुख नगर, चोलों की तटीय राजधानी एवं प्रसिद्ध नगर। क्लियर हो गया? पुहार, शायद कल अपन ने पढ़ा भी होगा कि इस नगर को किसने बसाया था? तो करिकाल ने इस नगर को बसाया था। ये लाइन भी इसमें लिख सकते हैं कि चोल शासक करिकाल द्वारा इस नगर को बसाया था। इसे वर्तमान में क्या बोलते हैं? कावेरी पत्तनम। वर्तमान में इस नगर का नाम क्या है? कावेरी पत्तनम के नाम से जाना जाता है। फिर है उरैयूर, दूसरा उरैयूर। तो चोलों की द्वीपीय राजधानी, देखो चोलों की दो राजधानी, एक उरैयूर और एक पुहार। तो समुद्र तटीय राजधानी तो पुहार थी, लेकिन बीच जहां प्रशासनिक व्यवस्था होती थी वो कौन सी थी? उरैयूर। चोलों की द्वीपीय राजधानी, और काय के लिए प्रसिद्ध था? कपास के लिए प्रसिद्ध था। एक है कोरकाई, ये नाम नहीं पड़ा होगा। कोरकाई पांड्यों की तटीय राजधानी, मदुरै। कोरकाई पांड्यों की तटीय राजधानी और मदुरै पांड्यों की राजधानी। मरंदै, ये किसकी राजधानी थी? चेरों की राजधानी। एक और शहर था उस समय, कांची। इसका उल्लेख संगम साहित्य में एक दो बार कहीं मिला है। इस वंश की जानकारी नहीं है, लेकिन ये थे उस समय पल्लवों की राजधानी। कांची क्या थी? पल्लवों की राजधानी। एक है मुशीरी। क्या था मुशीरी? बंदरगाह। किसका था? चेरों का प्रमुख बंदर था। तो ये प्रमुख नगर उस समय, संगमकालीन प्रमुख नगर, पुहार, उरैयूर, कोरकाई, मदुरै, मरंदै, कांची और मुशीरी। अब हम पढ़ेंगे इनकी प्रशासनिक व्यवस्था। संगमकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, सबसे अधिक किसका नाम आता है? संगम काल में सबसे अधिक उल्लेख किसका है? चेरों का सबसे अधिक उल्लेख है। तो संगमकालीन राजनीतिक व्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासन कैसा होगा? प्रशासन राजतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक का मतलब क्या है? एक व्यक्ति का शासन है। राजतंत्रात्मक, और वो भी वंशानुगत। देखो इतना सरल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये लाइन लिखना होता है हमें किसी की भी, चाहे मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था लिखना हो,
गुप्तकालीन लिखना हो, कहीं भी लिखना हो, तो ये लाइन आना चाहिए, राजतंत्रात्मक और वंशानुगत। चाहे मुगल साम्राज्य की बात करें, दिल्ली सल्तनत की बात करें, जहां पर भी हो, यही परंपरा नहीं है। वो उसमें था सिर्फ गणराज्य में कुछ गणतंत्र भी थे, तो वहां पर मतलब वंशानुगत नहीं होता, लेकिन बाकी सब जगह क्या है, वंशानुगत। कितनी कॉमन लाइन है ये। लेकिन यदि किसी साइंस के बच्चे को दे दिया जाए शासन व्यवस्था लिखो, तो बोलेगा मैंने पढ़ा ही नहीं और उसको छोड़, जबकि ऐसी कॉमन लाइनें हैं जिसको कहीं पर भी हम टिका सकते हैं। राजा को ही सर्वोच्च अधिकार मतलब सभी प्रकार के न्यायिक शक्तियां, सैनिक शक्तियां, सब कुछ कौन है, राजा है। सर्वे सर्वा राजा ही है, सभी प्रकार की शक्तियां उसी के पास। राजा की मदद हेतु पंच महासभा। अब ये 5 लोग कौन थे इसमें, ये महत्वपूर्ण विषय है। 5 जैसे मौर्य काल में क्या पढ़ा आपने, तीर्थ, 18 तीर्थ होते थे। तो ऐसे यहाँ पर क्या है, पंच महासभा। इसमें होता है अमीय चार। पहला अमीय चार का अर्थ होता है सीधा सा मंत्री। पुरोहिताचार, पुरोहित। अब दोनों में अंतर समझना है आपको, मंत्री और पुरोहित में क्या अंतर है। पुरोहिताचार, पुरोहित। तो मंत्री मतलब राजस्व वगैरह एकत्रित करने वाले, और पुरोहित मतलब धर्म के मामलों में देखरेख करने वाले, राज्याभिषेक करने वाले, गुप्त मंत्रणा उनको देने वाले, ये पुरोहित करेंगे। ठीक। इसी प्रकार सेनापति चार मतलब सेनापति। 4 का मतलब है सीधा मंत्री, बड़ा मंत्री पद। दूतार, दूत मतलब क्या हो सकता है, दूत। अब यहाँ बड़े अर्थ में लेना पड़ेगा, 2-3 अर्थ निकलेंगे, जैसे भेजने वाले। और क्या बताएंगे, मौर्य काल में गुरु पुरुष भी तो थे, गुप्तचर भी तो हो सकते हैं। ये सब प्रकार के दूत है ना, ये प्रमुख उसका हेड, दूताचार। मतलब सभी प्रकार के दूत जो होते थे, चाहे वो गोपनीय सूचना लाने वाले क्यों न हो, तो उनके लिए कौन, दूतार अर्थात दूत। एक इसमें है ओररी, ये और महत्वपूर्ण हो गया। ओररी मतलब गुप्तचर, ये अलग विभाग, गुप्तचर। ओररी ये क्वेश्चन पूछा गया, ओररी क्या होता है, तो कौन थे, संगमकालीन गुप्तचर, ओररी। तो अमीय चार, पुरोहिताचार, सेनापति चार, दूतार और ओररी, ये 5 पंच महासभा कहते थे, और ये राजा की मदद करते थे किसी भी कार्य में। एक शब्द आता है मनरम, ये क्वेश्चन भी पूछा गया पीएससी में, मेंस में पूछा गया। मनरम क्या है, मनरम प्रिया को पता होगा, मनरम राजा का सर्वोच्च न्यायालय। गुड, ठीक, बहुत बढ़िया। राजा का संगमकालीन सर्वोच्च न्यायालय, संगमकालीन सर्वोच्च न्यायालय। इसके बाद देखेंगे हम, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रशासनिक विभाजन, तो सबसे पहले होता था मंडलम। मतलब संपूर्ण राज्य,
संपूर्ण राज्य मंडलम। और ये काय में विभक्त होता था? नाडु मतलब प्रांत, नाडु मीन्स प्रांत। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एकदम। नाडु वलनाडु ये क्वेश्चन पूछे गए। एक अपने को क्रम बनाने के लिए आता है, मंडलम वलनाडु नाडु ऐसा दे दिया जाता है, आगे पीछे करना होता है हमें, और वहां गड़बड़ी कर देते हैं। इसके नीचे उर या पेरूर, नगर या बड़े ग्राम, और सबसे नीचे प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है और वो है सेरियूर, छोटा ग्राम। और प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई मंडलम जो होता था, बड़े प्रांत होते थे उसे वलनाडु कहते थे और छोटे प्रांत को नाडु। तो मंडलम, वलनाडु, नाडु, पूर्या, पेरूर और फिर सेरियूर, ये इस तरीके से इसका विभाजन होता है। ये वलनाडु वाला कॉन्सेप्ट जो है वो हम बाद वाली जो चोलकालीन परंपरा रहेगी उत्तर मौर्य काल में, तब जाके हम उसको पढ़ेंगे। अभी संगम काल में ये मंडलम, नाडु, पूर्या, पेरूर और सेरियूर। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? सेरियूर। सेरियूर का मतलब ग्राम, छोटा ग्राम। और सबसे बड़ी मंडलम अर्थात संपूर्ण राज्य। अब हम सैन्य व्यवस्था देखेंगे। इसमें सैन्य व्यवस्था क्या थी? सैन्य व्यवस्था भाई स्थायी सेना थी या नहीं थी, क्या थी, ये सारी चीजें आएगी इसमें। तो क्या स्थायी सेना होती थी इनके पास में? सभी प्रकार की सेना थी इनके पास में। तो सैन्य व्यवस्था में पेशेवर सैनिक उनके पास में होते थे। पेशेवर सैनिक मतलब कुछ ऐसे लोगों को तैयार किया जाता था जिनका काम सिर्फ लड़ाई करना होता था। प्रशिक्षित सेना इनके पास में थी। और जब प्रशिक्षित होगी तो स्थायी सेना होगी। स्थायी सेना थी इनके पास में। सैनिकों को वेतन देने की क्या परंपरा थी? ये क्वेश्चन कहीं पर भी यदि सैन्य व्यवस्था लिखना है तो ये 2-3 बातें, प्रशिक्षित थी या नहीं, स्थायी थी या नहीं, उनको वेतन कैसे दिया जाता था, ये 2-3 बातें लिखना होता है। तो क्या था इसमें? पेशेवर सैनिक थे, स्थायी सेना थी, नकद वेतन दिया जाता था, नकद वेतन दिया जाता था। और गुप्त काल में क्या होता था? गुप्त काल में क्या बोलते थे उसे? अक्षय नीति है, स्थायी भूमि दान में दे दी जाती थी और उनको बोल दिया जाता था कि इतने सैनिक अब तुम रखते चलो। फिर वही परंपरा क्या बन गई? सामंतवादी परंपरा बन गई। लेकिन ये क्या करते थे? नकद वेतन देते थे, सैनिकों को नकद वेतन देते थे। सेना की टुकड़ी 3 भागों में सेना की टुकड़ी, ये इस तरीके से लिखना है। सैन्य टुकड़ियां 3 भागों में। पहली है अग्र टुकड़ी और इसे कहते हैं तुसी। अग्र टुकड़ी को क्या बोलते हैं? तुसी। पिछली टुकड़ी इसको बोलेंगे कुलय। इसे क्या बोलेंगे? कुलय। जो सबसे आगे खड़ी है उसको तुसी, जो सबसे पीछे खड़ी है उसे तुसी, कुलय। और सेनानायक को कहेंगे एनाडी। एक सेनानायक की टुकड़ी, सेना नायक, और इसे क्या बोलते हैं? एनाडी। ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एनाडी हमें समझ में ही नहीं आता, 3 नंबर में भी पूछ लिया जाए ना एनाडी, तो क्या उत्तर लिखेंगे कविता में?
सेना नायक को एनआरडी कहते हैं। उधर संगमकालीन सैन्य व्यवस्था में एनआरडी सेना नायक होते हैं। तब हमारा उत्तर कंप्लीट हो गया। ये क्लियर हो गया, तुसी, कुलय और एनआरडी, तुसी, कुलय और एनआरडी। तो प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासन जो है राजतंत्रात्मक, वंशानुगत, मनोरम जो होता था, सर्वोच्च न्यायालय होता था, और राजा की मदद हेतु पंच महासभा होती थी। उसमें अमीयचार मंत्री होता था, पुरोहिताचार पुरोहित होता था, सेनापतिचार सेनापति, दूतार जो होता है दूत, और ओररी अर्थात गुप्तचर। संपूर्ण साम्राज्य को मंडलम कहते थे। मंडलम जो है नाडु में विभक्त होता था। नाडु जो है उर पैरुल में, और उर या पैरुल के नीचे सिरियोर, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई सिरियोर। सैन्य व्यवस्था देखें तो सैन्य व्यवस्था में प्रशिक्षित सेना थी इनके पास में, स्थायी सेना थी, सैनिकों को नकद वेतन दिया जाता था। अगली टुकड़ी को तुसी, पिछली टुकड़ी को कुलय, सेना नायक को एनआरडी कहा जाता था। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक स्थिति। अब क्वेश्चन ये है कि उत्तर भारत में वैदिक सभ्यता और दक्षिण भारत में संगम काल। ऐसा नहीं कि वैदिक युग ही चल रहा था उत्तर भारत में, लेकिन वेदों के अनुसार ही सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति वेदों के अनुसार चल रही थी उत्तर भारत में। ठीक, थोड़ी सी कठिन स्थिति में पहुंच गई थी, लेकिन क्या सामाजिक स्थिति दक्षिण भारत में भी वैसी ही थी जैसे उत्तर भारत में थी। सामाजिक स्थिति जो कि संगम काल मतलब पूरा दक्षिण भारत का है, तो क्या उत्तर भारत की जैसे सामाजिक स्थिति थी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वैष्णव धर्म, क्या दक्षिण भारत में भी ऐसी स्थिति थी? तो ये क्वेश्चन अभी उठ रहा है। तो समाज 4 वर्णों में विभक्त था। समाज 4 वर्णों में विभक्त था। अब ये 4 वर्ण बचे दिमाग में घंटी, क्या वही होंगे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। क्वेश्चन है ना ये, जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा, जिसने नहीं पढ़ा उसको नहीं पता। आपने पढ़ा है क्या? हिस्ट्री वाले तो आज आए नहीं, आपने पढ़ा है ये? कौन कौन से हैं? हाँ, हाँ, गुड। सबसे पहला है अरसर। अरसर, ठीक, अरसर, और ये था शासक वर्ग। ये कौन था? शासक, अरसर। हम उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तुलना कर रहे थे। वो बोलते थे अरसर, और उत्तर भारत में बोलते थे क्षत्रिय। लेकिन ये कौन सा वर्ग होता था? शासक, अरसर। दूसरा है अंडनार। ये अंडनार में मिलेगा। और ये था ब्राह्मण वर्ग, जो पुरोहित वर्ग है, वो अंडनार, दक्षिण भारत में चोल काल में। फिर है वेनिगर। वेनिगर नाम से ही पता चल रहा है, वेनिगर अर्थात वणिक। वेनिगर अर्थात वणिक, वणिक मतलब व्यापारी, व्यापारी। और वेल्लार अर्थात किसान। शूद्र की बात नहीं है इसमें, वेल्लार अर्थात किसान। लेकिन किसान 2 प्रकार के होते थे, कडेसियर और पेरियार। कडेसियर और एक है पेरियार। पेरियार। अब अभी भी किसान 2 ही प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? सर, मतलब जो मतलब जिसके पास मतलब क्षेत्रगौर काश्तकार। गुड, बहुत शानदार। क्षेत्रगौर था जिसके पास भूमि है। काश्तकार मतलब जो खेती तो करते हैं लेकिन जिसकी स्वयं की भूमि नहीं है। मतलब एक किसान जिसके पास भूमि है और दूसरा भूमिहीन। भूमिहीन किसान बोलते हैं ना इसे, भूमिहीन किसान। ऐसे कई लोग होंगे। एक गांव में 100 मकान है
तो उसमें से 25 लोगों के यहाँ जमीन होती है और बाकी लोगों के यहाँ जमीन नहीं होती, लेकिन करते तो वो लोग भी खेती ही है, या तो दूसरों के खेत में मजदूरी करते हैं या फिर ठेका बटाई से करते हैं। तो ये उस समय भी ऐसे ही थे, काडेसियर और पेरियार। काडेसियर मतलब गुलाम, गुलाम जिनके यहाँ खेती वगैरह कुछ नहीं है, दूसरों के खेतों में काम करते हैं, मजदूरी मिलती है, खाते पीते हैं। और दूसरा है पेरियार, मतलब जिनकी स्वयं की खेती है, पेरियार। दक्षिण भारत में ब्राह्मण शब्द की उत्पत्ति संगम काल में हुई है। दक्षिण भारत में ब्राह्मण शब्द की उत्पत्ति संगम काल में हुई है। एक महत्वपूर्ण वर्ग अब पुलयन, ये एक महत्वपूर्ण वर्ग था उस समय, पुलयन, पुलयन। फिर है एनियन, एक है एनियन, पुलयन, एनियन, पुलयन ये रस्सी की चारपाई, चारपाई बनाते थे, रस्सी की चारपाई बनाते थे। रस्सी की चारपाई देखा है ना, आप लोगों ने देखा है रस्सी की चारपाई कैसे होती है? जिसको खटिया बोलते हैं, बड़ा बड़ी अच्छी बात है। रस्सी की चारपाई, किसी को बुनते आता है? आप किसी को बुनते आता है क्या? उसमें 4 रस्सियां ऐसे एक साथ में चलते थे, ऐसे फिर ऐसी ऐसी। अब वो एक बुनने वाले काम होता था, बुजुर्ग लोगों को आता था, अब वो एक पीढ़ी चली गई और जिनको आता था वो भी भूल गए, वो भी भूल गए। जैसे वो अकबर बिरबल वाला चुटकुला आता था, तो बोले कि क्या आधी धूप आधी छाव, ऐसे कोई कहानी थी, आधी धूप और आधी छाव चाहिए बोले मुझे। अब सब हैरान परेशान, आधी धूप आधी छाया कहां से लाए हम इनके लिए? तो बिरबल गया और एक खटिया सिर पे उठाकर ले आया और उसके नीचे खड़ा कर दिया उसको। देखो बोले आधी धूप आधी छाव, क्योंकि खटिया की जो रस्सियां ऐसे जाती थी ना, तो ईंट के निशान बनते थे, एक खाली वाला रहता था और एक रस्सी का रहता था, तो उसमें बराबर आधी धूप आधी छाव। तो वो भी एक कला थी, तो उसे क्या बोलते थे? पुलयन। पुलयन एक वर्ग था जो रस्सी की चारपाई बनाता था। और है एलियन, मतलब वधिकों का अर्थात शिकारियों की जाति। ये एनियर कौन था? वधिक, वधिक अर्थात शिकारी, जो शिकार करने वाले लोग थे, शिकार करने वाले लोग। अब देखो अपन ने सामाजिक स्थिति में क्या पढ़ते हैं अपन? वर्ग विभाजन पढ़ते हैं, महिलाओं की स्थिति पढ़ते हैं। तो उस समय देखा था कि एक युद्ध हुआ था करिकाल के बीच में और शेनगुट्टू, इसी के बीच में हुआ था, या नेदुल, नहीं नेदुल जेलियन, नेदुल जेलियन। तो उसमें दोनों की मौत हुई थी और दोनों की पत्नियां सती हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ सामाजिक स्थिति क्या थी, है? तो लिखेंगे महिलाओं की स्थिति दयनीय, महिलाओं की स्थिति दयनीय, सती प्रथा विद्यमान थी, अंतरजातीय विवाह होते थे, अंतरजातीय विवाह होते थे, युद्ध के बाद राज परिवार की महिलाओं को बंदी बनाकर दास दासियों की तरह रखा जाता था। दास दासियों की तरह रखा जाता था। ब्राह्मण मांस खाते थे,
एवं ताड़ी पीते थे। ताड़ी पीते थे। क्या होता है ताड़ी? नहीं पता। मदिरा। चलो चीलम को भी नहीं नहीं, बोलते। चीलम को नहीं बोलते, ताड़ी। नारियल का पेड़, नारियल के पानी। नारियल का पेड़ जैसे रहता है। हाँ, पेड़ से निकलता है। जो खजूर का पेड़ होता है, चीन का पेड़, उसमें ऐसा बांध देते हैं कुछ, ऐसा उसको काटते हैं, ऐसा काट देते हैं उसको, और उसको कोई वो जो मटका वगैरह ऐसा कुछ बांध देते हैं ताकि उसका जो रस है वो उसमें गिरते रहता है, या कुछ जड़ों में बांध देते हैं और उसे कहते हैं ताड़ी। एक नशीली चीज है कुल मिला के। तो ताड़ी पीते थे। धार्मिक जीवन देखेंगे हम। धार्मिक जीवन, सामाजिक स्थिति एकदम क्लियर है। समाज 4 वर्णों में विभक्त था, अरसर, अननर, वेनिगर और वेलाल। ये कुछ बार क्वेश्चन पूछा था वेलाल, इतना सा ही क्वेश्चन पूछा वेलाल। तो वेलाल कहते किसान थे, और 2 प्रकार के होते थे, कैडेशियर और पेरियर। कैडेशियर और पेरियर। मुख्य, हाँ एक यहां पर लिखेंगे, मुख्य व्यवसाय कृषि था। कृषि था, मुख्य व्यवसाय कृषि था यहाँ का। एक वर्ग था मलवर या कलवर जिसे कहते हैं, मलवर कलवर। मलवर कलवर, जैसे अपन ने ये लिखा था ना पुलैया, वैसे मलवर कलवर भी थे। क्या करते थे ये लोग? इन लोगों का मुख्य व्यवसाय था मछली पकड़ना नहीं था, चोरी करना। क्या व्यवसाय था इनका? चोरी करना। एक वर्ग था ऐसा, तो उनका काम ही था चोरी करना, चोरी करना। अब हम देखेंगे धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन में देखते हैं तो संगम साहित्य के अनुसार वैदिक धर्म का सर्वाधिक प्रभाव। वैदिक धर्म का सर्वाधिक प्रभाव। ऋषि अगस्त, कल पढ़ा था अपन ने, ऋषि अगस्त ने सर्वप्रथम वैदिक धर्म को दक्षिण भारत में ले गए थे, प्रचार प्रसार करवाया था, और पहली अध्यक्षता उसी ने की थी, ऋषि अगस्त ने। ठीक, तो वैदिक धर्म का सर्वाधिक प्रभाव या प्रचार प्रसार। ब्राह्मण जो वेदों के अनुयायी थे, ब्राह्मण जो वेदों के अनुयायी थे, बौद्धों व जैनों से शास्त्रार्थ होता था। शास्त्रार्थ, शस्त्रार्थ और शास्त्रार्थ, शस्त्र और शास्त्र है। शस्त्र मतलब हथियार और शास्त्र मतलब धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ, शास्त्र मतलब धर्म ग्रंथ, ग्रंथ कुल मिला के। तो शास्त्रार्थ होना मतलब धर्म की बातों पर धर्म गुरुओं के बीच में चर्चा होना। तो बोलते हैं कि आत्मा, फिर ब्राह्मण वाले बोल रहे हैं, जैन वाले बोल रहे हैं, बौद्ध वाले बोल रहे हैं। अब जो अपना पक्ष अच्छे से रखेगा वो जीतेगा है? तो इस तरीके से जैसे शंकराचार्य ने भी हराया था शास्त्रार्थ में मंडन मिश्र को। शंकराचार्य ने मंडन मिश्र को शास्त्रार्थ में पराजित किया था, ये पढ़ा ना। तो ऐसे यहाँ पर भी शास्त्रार्थ होता था, लेकिन किसके बीच में? ब्राह्मणों के बीच में, जैनों के बीच में और बौद्धों के बीच में। अब 3 ही तो प्रमुख धर्म थे भारत में, क्योंकि जो शैव की बात कर रहे हैं, वैष्णव की बात कर रहे हैं, ये काय के अंतर्गत है? ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत आएगा, वैदिक धर्म के अंतर्गत आएगा। अब लिखेंगे मरुगन। मरुगन उस समय का सबसे प्रमुख देवता जो है वो है मरुगन। सबसे प्रमुख देवता मरुगन। काय का देवता था ये? मरुगन
जिसे सुब्रमण्यम भी बोलते हैं। अन्य नाम इनका वेलन भी मिलता है, वेलन। और इसकी तुलना स्कंद कार्तिकेय से की जाती है, स्कंद कार्तिकेय से की जाती है। सबसे प्रमुख देवता कौन? मरु है। क्या बोला जाता है इसका दूसरा नाम? सुब्रमण्यम भी मिलता है, वेलन भी मिलता है। इसकी तुलना किससे की जाती है? स्कंद कार्तिकेय के साथ की जाती है। फिर एक प्रमुख देवता उस समय विष्णु, विष्णु की उपासना, विष्णु की उपासना। एक मरुगण और विष्णु, विष्णु की उपासना। मरियम्मा, ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। मरियम्मा दक्षिण भारतीय फिल्मों में आज भी ये नाम मिलता है, मरियम्मा। ठीक है। मरियम्मा दक्षिण भारत में परशुराम की माता, परशुराम की माता, परशुराम की माता मरियम्मा, परशुराम की माता। जैसे हमारे गांव में एक मंदिर होता है, आज भी होता है, शहरों में शीतला देवी मंदिर बोलते हैं। शीतला देवी क्या करते हैं? शीतला देवी का मंदिर, वो छोटी माता बड़ी माता। हाँ, चेचक, चेचक की बीमारी। अपन पढ़े लिखे लोग हैं, अपन चेचक बोलेंगे, छोटी माता बड़ी माता तो गांव के लोग बोलेंगे, है ना। फिर वहां जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उतारते हैं, घर के बाहर रखते हैं बच्चों को, है ना, इलाज नहीं करते हैं। फिर जब हद से ज्यादा गुजर जाते हैं और बोलते हैं अब कोई इलाज नहीं बचा, तो फिर अस्पताल लेके जाते हैं। अस्पताल वाले बोलते हैं आपने लाने में बहुत देर कर दी। ऐसा होता है। तो ये मरियम्मा मतलब परशुराम, दक्षिण भारत में इन्हें परशुराम की माता कहा जाता है, लेकिन वास्तव में कौन थी ये? शीतला देवी। शीतला देवी अर्थात चेचक की देवी। एक और नाम लिखेंगे यहाँ पर, शीतला देवी, शीतला देवी अर्थात चेचक की देवी। हमारे यहाँ पर भी मिलता है ये शीतला देवी का। यहाँ शारदा नगर में शीतला देवी का मंदिर है। ठीक। चेलम्मा, एक देवी थी चेलम्मा, चेलम्मा। और ये कौन सी देवी होती थी? सीमा की देवी, सीमा की महिला देवी, सीमा की महिला देवी। सीमा क्या होता है? हर गांव में देखो शिव होती है, हर गांव की। कोई त्योहार आता है जिसमें वहां जाके पूजा करते हैं अपने गांव की शिव पर, है ना। तो कोई भी गांव जहां उस गांव की बाउंड्री बनती है, देखना एक मंदिर रहते हैं, मतलब पत्थर या ऐसा कुछ का भी रखा रहता है, और वहां से पता चलता है कि यहाँ से ये शिव हो गई, यहाँ से हमारे गांव की सीमा खत्म हो गई, दूसरे गांव की सीमा शुरू हो गई। तो वहां पर पूजा की जाती थी। तो वहां पर किसकी पूजा की जाती थी? चेलम्मा। चेलम्मा अर्थात सीमा की देवी, सीमा की देवी। इसके बाद है कोरले, 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 कोरले अर्थात विजय की देवी, विजय की देवी। शिव, आगे लिखेंगे शिव, अर्धनारीश्वर, विष्णु, कृष्ण, बलराम आदि की पूजा की जाती थी। अनेक लोग सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे, सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे। लोगों को कर्म, पुनर्जन्म
तथा भाग्यवाद पर विश्वास था। अब बताएं जरा विजय मैडम, आप ये तीन महत्वपूर्ण सिद्धांत है इसमें, एक कर्म, पुनर्जन्म और भाग्यवाद। आप किस पर विश्वास नहीं करोगे तीनों में से? पुनर्जन्म। और काय पे विश्वास करोगे? कर्म पर विश्वास करोगे, है ना? तो सिर्फ कर्म पर विश्वास करो, बाकी किसी चीज पर विश्वास करने की जरूरत ही नहीं, दोनों पे नहीं। न तो पुनर्जन्म पे करने की जरूरत है, न भाग्यवाद पर। सिर्फ काय पे विश्वास करने की जरूरत है? कर्म पर। कर्म पर विश्वास करो, यदि पुनर्जन्म होगा तो भी हमें अच्छा जन्म मिलेगा, और भाग्यवाद यदि बात होगी तो भी हमारा भाग्य अच्छा लिखा है। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है? कर्म के ऊपर ही दोनों चीजें डिपेंड करेगी। यदि होता है तो, और नहीं होता तो कोई बात ही नहीं है। और कर्म हमें अच्छे करना चाहिए। तो धार्मिक जीवन में पढ़ा अपन ने कि वैदिक धर्म का सर्वाधिक प्रभाव था। ऋषि अगस्त्य जो है वो पांडेयों के पुरोहित थे, और उन्होंने वैदिक धर्म का सर्वप्रथम प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में किया था। ब्राह्मण थे, ये वेदों के अनुयायी थे, और इनका जो जैन है, बौद्ध है, इनसे शास्त्रार्थ होता था। मरुगन एक प्रमुख देवता था जिसे सुब्रमण्यम भी कहते थे, वेलन भी कहते थे, और इसकी स्कंद कार्तिकेय के साथ तुलना की जाती थी। विष्णु की उपासना की जाती थी। मरियम्मा एक होती थी दक्षिण भारत में, परशुराम की माता इसे कहा जाता था। शीतला देवी होती थी जिसे चेचक की देवी कहते थे। चेलम्मा होती थी, इसे सीमा की महिला देवी कहते थे। कोरले जो विजय की देवी कहलाती थी। इसके अलावा शिव की अर्धनारीश्वर की, विष्णु जी की, कृष्ण की, बलराम की आदि की पूजा की जाती थी। अनेक लोग सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे, और लोगों को कर्म, पुनर्जन्म तथा भाग्यवाद पर विश्वास था। अब दो धर्म और थे वहां पर, ये तो ब्राह्मण धर्म हो गया। दो धर्म और थे, कौन से? बौद्ध और जैन। बौद्ध धर्म के बारे में दो तीन बातें लिखेंगे हम। बौद्ध धर्म, ये हम बौद्ध धर्म नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे संगम काल में धार्मिक स्थिति, और धार्मिक स्थिति में तीन धर्म। तो पहले अपन ने ब्राह्मण धर्म पढ़ लिया, अब हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। अशोक के अभिलेखों से, सम्राट अशोक के अभिलेखों से पता चलता है कि उसने तमिल देशों में धर्म प्रचारक भेजे थे। अशोक के अभिलेखों से पता चलता है कि उसने तमिल देशों में धर्म प्रचारक भेजे थे। अब ये अभिलेख कहाँ मिलते हैं? अभिलेख कहाँ मिलते हैं? अब ये क्वेश्चन है, ठीक। तो वहां जो है पश्चिम घाट के लिए हम बात करें, पश्चिम घाट दक्षिण भारत में एक पश्चिम घाट और एक पूर्वी घाट। तो पश्चिम घाट में चैत्य मिलते हैं, चैत्य, और विहार मिलते हैं। तो चैत्य क्या होते हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं, इसे क्या बोलते हैं? चैत्य। अब वो वहां पर मिल रहे हैं अभी, तो मतलब उस समय वहां बौद्ध धर्म था। सीधी सी बात, लिखेंगे आगे। दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार की जानकारी पश्चिम घाट के पर्वतों पर पत्थर काटकर बनाए गए चैत्यों तथा विहारों से मिलती है। चैत्यों तथा विहारों से मिलती है। क्लियर हो गया? पश्चिम घाट पर जो चैत्य है, विहार है, पत्थरों को काटकर बनाए गए हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं चैत्य, ठीक।
चैत्य क्या है, इतना सा क्वेश्चन आ जाए तो बौद्ध धर्म के पूजा स्थल जो पहाड़ों पर पत्थरों को काटकर बनाए गए थे, ये चैत्य कहलाते हैं। ठीक? नागार्जुन कोंडा, अगली लाइन में लिखा है नागार्जुन कोंडा, कांचीपुरम में बौद्ध केंद्र थे। दक्षिण भारत में नागार्जुन ने माध्यमिका सूत्र लिखा है, माध्यमिका सूत्र। ये बुक है और किसने लिखा है, ये नागार्जुन। नागार्जुन, ये उन्हीं नागार्जुन की बात कर रहे हैं जिन्होंने सापेक्षतावाद, शून्यवाद, ये ढेर सारी उन्होंने अवधारणाएं दी है। तो ये बौद्ध धर्म के एक बहुत बड़े ग्रंथ लिखा है इन्होंने, तो वह माध्यमिका सूत्र। अब हम बात करते हैं जैन धर्म की। जैन धर्म, अब देखो जैन धर्म का काल कब से, 300 ईसा पूर्व से है, और जो संगम हुए हैं 100 ईस्वी से 300, लेकिन उसके पहले के ग्रंथों का इन्होंने संकलन किया है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चलता है कि वो श्रवण बेलगोला चले गए थे। श्रवण बेलगोला कहाँ है, कर्नाटक में। कर्नाटक कहाँ है, दक्षिण में। तो मतलब वहां जैन धर्म था, तब तो ये वहां गए थे। किसके नेतृत्व में गए थे, भद्रबाहु के नेतृत्व में। ये सारी बातें इसमें अपने को लिखना है, यही जोड़ना होता है हिस्ट्री में, एक दूसरे से तर्क लगा के हमें जोड़ना होता है। मौर्य काल में जैन धर्म का प्रचार दक्षिण में हुआ। दक्षिण में हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन त्याग कर भद्रबाहु के नेतृत्व में चंद्रगिरी पर्वत पर श्रवण बेलगोला में सन्यासी जीवन जिया। और कौन सी विधि, संथारा या संलेखना, संलेखना दोनों है। संथारा भी उसी को बोलते हैं, संलेखना भी उसी को बोलते हैं। विधि से अपने प्राण त्याग दिए। इसी प्रकार अशोक का पौत्र संप्रति, इसके बारे में पढ़ा था अपने, संप्रति ने भी जैन धर्म स्वीकार किया था। अशोक का पौत्र संप्रति सुहास्तिन के नेतृत्व में जैन धर्म स्वीकार कर वही संथारा पद्धति से। 3 नाम अपने को इसमें पढ़ना है। अशोक का पौत्र संप्रति, अशोक, उसका पौत्र संप्रति, 2 नाम हो गए। और किसके नेतृत्व में गया था ये, सुहास्तिन, सुहास्तिन के नेतृत्व में, सुहास्तिन है। यही श्रवण बेलगोला गए और वहां पर इन्होंने भी सन्यासी जीवन जिया और संथारा पद्धति से अपने प्राण त्याग किए। कुल मिलाकर ये बोलेंगे कि इस समय जैन धर्म प्रचलन में। तो धार्मिक स्थिति कंप्लीट होगी, धार्मिक जीवन। तो इसमें वैदिक धर्म सर्वाधिक प्रचार प्रसार, सर्वाधिक में, फिर इसके अलावा बौद्ध धर्म था और जैन धर्म था। अब हम आर्थिक स्थिति देखेंगे। आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति
आर्थिक स्थिति। एक लाइन तो हमने पढ़ ली वैसे। आर्थिक स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय क्या था? कृषि। फिर इसके अलावा भी देते थे, लिखेंगे कृषि सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय। पूर्णतः आत्मनिर्भर, भूमि अत्यंत उपजाऊ, कृषि के अलावा पशुपालन, मछली पालन, शिकार, कताई बुनाई व जहाज निर्माण प्रमुख व्यवसाय था। जहाज निर्माण प्रमुख व्यवसाय था। वस्तु विनिमय प्रथा प्रचलन में थी। अवनम देखो, अवनम पहले अपन ने एक शब्द पढ़ा था मनरम, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मनरम क्या होता था? सर्वोच्च न्यायालय या राजा का न्यायालय मनरम होता था। लेकिन अवनम होता था बाजार। अवनम किसे बोलते थे? वो बाजार को। और काय से खरीदी बिक्री होती थी? वस्तुओं के बदले में वस्तुओं का आदान प्रदान होता। प्रमुख फसलें धान, गन्ना, रागी, जौ, कटहल, काली मिर्च, हल्दी, कपास। एक शब्द है यवन प्रिय, क्रिया को छोड़ के बताएगा। यवन प्रिय, यवन प्रिय। क्या बात है, काले मिर्च, यवन प्रिय, बहुत ही बढ़िया। किस बुक में पढ़ा आपने? पढ़ी थी आप? बहुत बढ़िया। काली मिर्च, यवन प्रिय। तो देखो, अपन ने देखा कि इस समय रोम से व्यापार होता था और यवन देशों से व्यापार होता था। तो ये यवन देशों को भारत का काली मिर्च देते थे और वो लोग भारत को क्या देते थे? सोना देते थे। उसके बदले में, काली मिर्च के बदले में क्या देते थे? सोना। तो सोने के बदले में काली मिर्च का व्यापार करते थे। काली मिर्च का व्यापार करते थे। अब देखो कर प्रणाली। कर तो एक है कर, ईखय और पांडु। ईखय और पांडु, ये कर है, ईखय और पांडु। कर है मतलब भूमिकर या भूराजस्व जिसे कहेंगे, भूमिकर या भूराजस्व, जो उपज का 1/6 भाग होता था। उपज का 1/6 भाग होता था। कर क्या था? भूमिकर। उपज का 1/6 भाग। ईखय जैसे हफ्ता वसूली होती है ना, कैसे होती है हफ्ता वसूली? जबरदस्ती वसूल करते हैं, है? ये कोई नियम होता है क्या उसका? नहीं, जबरदस्ती। तो ईखय क्या था? जबरन वसूला जाने वाला कर। जबरन वसूला जाने वाला कर
ईक है। और पांडु, जैसे अपन ने वैदिक सभ्यता में पढ़ा था, भाग 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 क्या होता था? राजा का हिस्सा। भाग पढ़ा ना अपन ने, राजा का हिस्सा। तो ऐसे ये राजा को अदा किया जाने वाला कर। पांडु क्या था? राजा को अदा किया जाने वाला कर। राजा को अदा किया जाने वाला कर। तो आर्थिक स्थिति आत्मनिर्भर, अपन ने पढ़ा आत्मनिर्भर होते थे लोग। मतलब इस साम्राज्य राज्य में सभी चीजें जो उनकी जरूरत की थी वो उत्पादन कर लिया जाता था, कहीं बाहर से उनको लाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मुख्य व्यवसाय कृषि, क्योंकि भूमि अत्यंत उपजाऊ थी। लेकिन कृषि के अलावा पशुपालन, शिकार, मछली पालन, जहाजों का निर्माण, कताई बुनाई आदि करते थे। और वहां पर बाजार होता था जिसे अवनम कहते थे, और बाजार में वस्तुओं का क्रय विक्रय वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। प्रमुख फसलें धान, गन्ना, रागी, कपास, कटहल, काली मिर्च, हल्दी के लिए भी प्रसिद्ध थे। व्यापार भी अच्छा इसमें था। यवन प्रिय अर्थात काली मिर्च के बदले सोने का व्यापार करते थे। और कर व्यवस्था भी थी। कर मतलब भू राजस्व 1/6 भाग। उपज का कितना? 1/6 भाग। ईक है जबरन वसूला जाने वाला कर। और पांडु राजा को अदा किया जाने वाला कर। एक वर्ग था चेट्टी। चेट्टी सबसे लास्ट लाइन में लिखेंगे चेट्टी। आज भी होता है ये चेट्टी, लेकिन नाम चेट्टी भर बचा है, लेकिन अब काम इनका दूसरा हो गया। चेट्टी ये व्यापारियों का निम्न वर्ग, छोटे व्यापारी, छोटे व्यापारी, इन्हें कहा जाता था चेट्टी। इन्हें क्या कहा जाता था? चेट्टी। अब ये हमारा यहाँ टॉपिक तो कंप्लीट हो गया। संगम काल या संगम साहित्य। संगम साहित्य। अब क्वेश्चन इसमें से छोटे छोटे बन सकते हैं, प्री में भी बन सकते हैं, मेंस में भी बन सकते हैं। संगम काल क्या था? संगम साहित्य क्या है? किन वंशों की जानकारी मिलती है? संगम काल में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? संगम काल में धार्मिक स्थिति क्या थी? संगम काल में आर्थिक स्थिति क्या थी? ये छोटे छोटे क्वेश्चन। उरैयूर काय के लिए प्रसिद्ध था? पुहार नगर किसने बनाया? ये क्यों प्रसिद्ध था? या एक शब्द लिखा हुआ आ जाता है पुहार, फिर आपको उसमें से लिखना होता है।